हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको CUET एग्ज़ाम पेपर रिव्यू देने वाला हूं। स्टूडेंट्स मैं डे 1 और डे 2 दोनों के जो भी शिफ्ट हुए आपके शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सभी के रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली देने वाला हूं। साथ में आपको एक स्टूडेंट का भी रिव्यू आपको दिखाऊंगा और जिन स्टूडेंट्स से मेरी फ़ोन कॉल्स पर बात हुई उसको भी मैं आपको उनका जो एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम को लेकर उसको भी आपके साथ में साझा करने वाला हूं। स्टूडेंट इस वीडियो में कंप्लीट जो भी कट ऑफ को लेकर तमाम वीडियोस अभी से बन रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। जिन स्टूडेंट का एग्जाम फेज 2 में है 4 अगस्त के बाद वो भी कंफ्यूज हैं। जिन स्टूडेंट का एग्जाम फेज 1 में ही है इसी महीने में है यानी कि जुलाई में, उनको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हर चीज़ पर मैं इसमें कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स चलिए मैं सबसे पहले आपको उस स्टूडेंट का आपको रिव्यू दे देता हूं जिसका एग्जाम कल यानी कि 15 तारीख को उसका एग्जाम था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। चलिए सबसे पहले मैं उसके रिव्यू को आपको दिखाता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा मैं करूंगा। मैं तो जान ही रहा हूं मगर आप पहले जो स्टूडेंट हैं उनको आप अपना पहले नाम बताइएगा, उसके बाद मेरा नाम अभय मिश्रा है। तो किस चीज़ के लिए आपने किस डोमेन के लिए एग्ज़ाम दिया था, किस सब्जेक्ट के लिए, क्या आपका डोमेन क्या था, सब्जेक्ट टोटल कितने थे आपके? मेन डोमेन सब्जेक्ट था मेरा पॉलिटिकल साइंस था, जियोग्राफी था। टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से थे? टोटल थे हिंदी थे और जनरल टेस्ट थे और पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी। अच्छा, तो जैसे कि हिंदी में जो क्वेश्चन थे वो किस तरीके से कितने क्वेश्चन आए थे उसमें? इसमें जो है 50 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन करने थे और जो है जनरल टेस्ट के लिए 75 क्वेश्चन आए थे और जिसमें से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अच्छा, तो जैसे कि मेन सवाल यही है जनरल स्टूडेंट जो जनरल टेस्ट के को लेकर है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है जनरल टेस्ट को लेकर कन्फ्यूजन में है कि जनरल टेस्ट का पेपर किस तरीके से आया था। सबसे मेन बात यही है, स्टूडेंट इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं। मेन रिव्यू हमारा इसी पर है। वैसे स्टूडेंट को मैं भी लास्ट में भी बताऊंगा, अपना भी ओपिनियन बताऊंगा और भी स्टूडेंट से चर्चा हुई है। तो आप जनरल टेस्ट में जो आपके जीके के जो क्वेश्चन थे वो किस तरीके से आए थे, क्या इजी थे कि टफ थे, कैसे? नहीं, इजी थे क्वेश्चन और जो है मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था उस पर, क्योंकि मैंने अपने डोमेन वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। दिमाग लगाना पड़ रहा है। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो कितने और क्वेश्चन आए वो थे? 5 से 6 क्वेश्चन थे, उस पर भी नॉर्मली था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और तो उसके लिए आप नहीं प्रिपरेशन किए थे? नहीं, सेल्फ वैसे? स्टडी थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आपने डोमेन सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन की थी आपकी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी के जो भी सवाल आए थे उसमें, तो आपने उसकी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? NCERT से की थी मैंने, इधर उधर की बुक पे नहीं ध्यान दिया था। टोटली ये NCERT से पढ़ा था मैंने। तो ये NCERT मतलब जो कुछ है NCERT से क्वेश्चंस आए थे, ये चीज़ आप लोगों को जानना होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले से भी बता रहा था कि अगर NCERT से आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ें, ये मेन बात है। NCERT के लाइन से क्वेश्चन थे कि थोड़े बहुत घुमा फिरा के? नहीं, एकदम लाइन से थे, एकदम लाइन से। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो रहे होंगे, 2-4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, कहीं कितना भी हो थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर, बाकी हाँ, तो बहुत NCERT लाइन से नॉर्मली था, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हाँ, तो आप स्टूडेंट को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियोस को, जिनका फेज 2 में है या अभी जिनका एग्जाम बचा है फेज 1 के लिए, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा पूरा NCERT से पढ़ के जाइए और जनरल साइंस जो मतलब जनरल नॉलेज वाला है आप बुक से देख लीजिएगा। मतलब अरिहंत की बुक में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पढ़ना होगा। बाकी जो आप अपने डोमेन की प्रिपरेशन है वो मैं भी आपको यही कहूँगा, और जो स्टूडेंट के रिव्यू भी आ रहे हैं उनमें भी यही बताया जा रहा है, कहीं और से प्रिपरेशन ना करके आप लोग फोकस करिए अपनी NCERT पर। अच्छा, आप बात कर लेते हैं और भी जो भी स्टूडेंट हमसे मिले उनकी भी बात हम कर लेते हैं कि उन्होंने प्रिपरेशन किस तरीके से। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक स्टूडेंट का तो रिव्यू दिखा दिया, मगर स्टूडेंट्स किसी एक शिफ्ट, किसी एक दिन को देखकर हम कभी भी ये चीज़ नहीं जज कर सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर आने वाले समय में कैसे आएगा। इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई, मैं उनकी भी बात आपके सामने रखना चाहता हूं और कंप्लीट जो मुझे समझ में आया 2 दिन के अंदर में वो चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। स्टूडेंट ओवरऑल मुझे यही समझ आया कि पेपर जो था वो आप मॉडरेट कहिए या फिर इजी कहिए। क्यों नहीं टफ था? क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो NCERT से आए थे, वो भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर
क्वेश्चंस नहीं आए थे, वो एनसीईआरटी के लाइन से आए थे। अब ये है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन टफ हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ा है। एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा आपके पकड़ में लाइनें आती नहीं है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि मैक्सिमम टाइम आप लोग एनसीईआरटी पे फोकस करें। 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप खत्म कर सकें उतनी बार एनसीईआरटी को खत्म करें, और एनसीईआरटी पर ही मेन फोकस आपको होना चाहिए। पहला वीडियो आप लोग मेरा देख लेंगे, सीयूईटी का जो मैंने पहला वीडियो बनाया है, वहां से लेकर अभी आज तक आपकी बात मैं कर रहा हूं। जब यूपी सीईटी होता था तब भी मैं यही चीज बोलता था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन मार्क आपका एनसीईआरटी से डिसाइड हो जाता है। एक अच्छा नंबर, एक अच्छी रैंक, एक अच्छा कॉलेज तक आपको पहुंचने के लिए आपको एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए एनफ है। इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी पर पहले फोकस करें, उसके बाद अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप लोग लगाएं। कोई अदर बुक है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं और है कि पेपर इजी आ रहा है तो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, या फिर स्टूडेंट के मन में ये भी एक शंका है कि यार मेरा एग्जाम फेज 2 में है, या मेरा एग्जाम अभी हुआ नहीं है, पेपर जो था वो फर्स्ट डे से सेकंड डे पेपर टफ आया है, या फिर इस तरीके से मन में आपके बातें आ जाती जो कि होती नहीं है वास्तविक, मगर बातें आती ही आती हैं कि मेरा पेपर टफ हो जाएगा, मेरा पेपर अभी लेट है, अगर आसान आसान सवाल अभी आ रहे हैं तो आगे पेपर टफ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा होता भी है, ऐसा हो सकता है कि रेयर केस में ऐसा संभव भी है, अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। जब किसी डोमेन का एग्जाम अलग अलग दिन होता है, मतलब किसी सब्जेक्ट का एग्जाम, वही सब्जेक्ट सेम है लेकिन उसका एग्जाम कई दिनों में संपन्न कराया जाता है, तो जिन स्टूडेंट का नंबर कम होता है, जिस बैच में क्वेश्चन टफ आते हैं, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन में जो टॉप स्टूडेंट होते हैं किसी शिफ्ट के, मान लीजिए कि किसी शिफ्ट के टॉप 10 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज नंबर 200 नंबर आता है, और किसी शिफ्ट के जो है टॉप 10 स्टूडेंट जो है उनका जो एवरेज मार्क है वो आता है 210 नंबर, मतलब एक का 200 एक का 210। तो जिस शिफ्ट के 200 नंबर हैं एवरेज स्टूडेंट के नंबर, जो इन स्टूडेंट टॉप स्टूडेंट के जो मार्क हैं, जो 200 नंबर वाले स्टूडेंट हैं, उनका मार्क 10 नंबर इंक्रीज किया जाता है। मतलब यही है कि आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अपने एग्जाम पर फोकस करना है, और कॉन्फिडेंट होकर आप 70% अपना सिलेबस निपटा कर जा रहे हैं, आप 80%, लेकिन जितना आप निपटा कर जा रहे हैं, जितना आप पढ़ाई करके जा रहे हैं, जितना आपने सिलेबस को निपटाया है, जितना आपने प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट की हमेशा आपको सलाह देता हूं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, कोई सी भी बुक उठाओ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बिना किए मत जाओ। ये मेन देखो सक्सेस की यही की है। आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं जो कि जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा स्टूडेंट जरूरत होती है। और ओवरऑल में अगर बात करूं, कट ऑफ की बात करूं, तो यही कहना चाहता हूं, कट ऑफ लो जाए हाई जाए, उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं, कुछ भी नुकसान आपका नहीं होगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ाए हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने जो भी क्वेश्चन आए थे, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बाहर के कहीं नहीं थे, तो वो चीज जो है वो इफेक्ट नहीं करती है, कहीं ना कहीं वो चीज सबके लिए लागू होती है। इसीलिए उससे आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। और स्टूडेंट लास्ट टाइम मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आपके साथ एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस करनी पड़ रही है सीयूईटी एग्जाम को लेकर, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी दी गई है, वहां पर आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं। इससे स्टूडेंट क्या होगा कि मैं आपकी बात को जो है वो तमाम जर्नलिस्ट तक, और उसके बाद और भी जगहों तक, एनटीए वगैरह तक मैं पहुंचाने का स्टूडेंट पूरा प्रयास करूंगा, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए, ठीक है। और एनसीईआरटी पर फोकस करो, अभी लग जाओ। जिनका एग्जाम फेज 2 में है उनके पास तो और भी टाइम है, उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए स्टूडेंट मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल एकदम डिस्ट्रैक्ट ना हो। स्टूडेंट के रिव्यू देख रहे हैं, तमाम आप वीडियोस देख रहे हैं, और सबसे मेन बात मैं अगर कर लेता हूं, जो कि आप उसको एक तरीके से इस ओवरऑल वीडियो का आप एकदम बिल्कुल एक
मोस्ट जान लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग कह दीजिए। मैं अगर उसकी बात करूं स्टूडेंट, तो जैसे कि माहौल एक क्रिएट किया जाता है, तमाम यूट्यूबर, तमाम ऐप, तमाम टीचर इसके लिए जिम्मेदार हैं जो सीयूईटी को कहीं ना कहीं नीट, जेई और तमाम परीक्षाओं की तरह बिल्कुल एकदम इस तरीके से फैला रहे हैं, इस तरीके से उसके लिए माहौल बना रहे हैं कि स्टूडेंट कोचिंग जरूर भटकें, कोचिंग जरूर जाएं। ये कतई जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोचिंग में भटकने वालों से भी अच्छा आप लोग कर सकते हैं। यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए और मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कैसा लगा ये वीडियो ये भी आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।